नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव के बारे में। भारत का जीडीपी बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 होने जा रहा है। अब ये सुनने में शायद कोई छोटा मोटा टेक्निकल अपडेट लगे, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी इकोनॉमी की पूरी रिपोर्ट कार्ड को फिर से लिखने जैसा है। इससे देश की ग्रोथ की पूरी कहानी ही बदल सकती है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए जिस पैमाने से, जिस रूलर से हम अपनी अर्थव्यवस्था के साइज को नापते हैं, वो पैमाना ही बदल रहा है। तो इसका असली मतलब क्या है? क्या हमारी इकोनॉमी असल में जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है? और इस बदलाव से आने वाले वक्त में आर्थिक नीतियां कैसे तय होंगी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस बड़े चेंज को समझने के लिए पहले फटाफट दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। आखिर ये जीडीपी और बेस ईयर होते क्या हैं? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, आसान भाषा में एक साल के अंदर देश की सीमाओं में बनी हर चीज, मतलब सुई से लेकर सॉफ्टवेयर तक, और हर सर्विस, जैसे एक कप चाय से लेकर डॉक्टर की कंसल्टेशन तक, इन सब की जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है वही जीडीपी है। ये एक तरह से देश की कुल कमाई का एक पैमाना है। अब जीडीपी भी दो तरह का होता है, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल जीडीपी को करंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें महंगाई भी शामिल होती है, जिससे ग्रोथ का आंकड़ा थोड़ा बड़ा चढ़ा दिख सकता है। वहीं रियल जीडीपी एक बेस ईयर की स्थिर कीमतों पर कैलकुलेट होता है। इससे महंगाई का असर हट जाता है और हमें ग्रोथ की असली, मतलब रियल पिक्चर मिलती है। तो ये बेस ईयर एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है। जैसे मान लीजिए 2024 में 100 कारें बनी। रियल जीडीपी निकालने के लिए हम इन 100 कारों की कीमत 2024 की नहीं, बल्कि बेस ईयर यानी 2022-23 की कीमतों से लगाएंगे। इससे यह साफ पता चलता है कि ग्रोथ प्रोडक्शन बढ़ने से हुई है या सिर्फ कीमतें बढ़ने यानी महंगाई से। और यही असली ग्रोथ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हमें एक नए बेस ईयर की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब बिल्कुल सीधा है। 2011 का भारत और आज का भारत, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पुराना बेस ईयर हमारी आज की मॉडर्न इकोनॉमी की सही तस्वीर दिखा ही नहीं पा रहा था। जरा सोचिए, पिछले एक दशक में क्या कुछ नहीं बदल गया। 2011 में यूपीआई, ज़ोमैटो, ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स या तो थे ही नहीं या फिर बहुत ही शुरुआती दौर में थे। आज डिजिटल इकोनॉमी खरबों की है। जीएसटी ने पूरे टैक्स सिस्टम को बदल दिया, और फिर कोविड ने तो बिजनेस करने के तरीकों को ही रीसेट कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल चुका है। तो पुराने बेस ईयर की दिक्कतें क्या थीं? सबसे बड़ी दिक्कत थी उसका आउटडेटेड कंजम्पशन बास्केट। आज लोग स्मार्टफोन, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खर्च कर रहे हैं, जो 2011 में इतने कॉमन नहीं थे। इसके अलावा गिग इकोनॉमी, फिनटेक जैसी नई इंडस्ट्रीज का डेटा उसमें था ही नहीं। और तो और एमएसएमईज का रिप्रेजेंटेशन भी काफी कमजोर था। आमतौर पर बेस ईयर हर 5 से 7 साल में अपडेट हो जाना चाहिए, पर इस बार लगभग 10 साल लग गए। इसकी वजह थे एक के बाद एक आए बड़े आर्थिक झटके, जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और फिर कोविड महामारी। एक स्टेबल और नॉर्मल साल चुनना मुश्किल हो गया था, जो एक अच्छे बेस ईयर के लिए पहली शर्त होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब 2022-23 को नया बेस ईयर बनाया जाएगा तो असल में बदलेगा क्या। ये सिर्फ एक तारीख का बदलाव नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही बदल जाएगी। ये देखिए, 2011-12 के बेस ईयर के हिसाब से हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर का हिस्सा करीब 18.5%, इंडस्ट्री का 28.2% और सर्विसेज का 53.3% था। उस वक्त भी सर्विस सेक्टर बड़ा था, लेकिन उसमें आज की डिजिटल सर्विसेज शामिल नहीं थी। और अब देखिए कि नए बेस ईयर के बाद ये तस्वीर कैसे बदल सकती है। अनुमान यह है कि सर्विसेज का हिस्सा बढ़कर 58% या उससे भी ज्यादा हो सकता है, जबकि एग्रीकल्चर का घटकर 16% के आसपास रह सकता है। इसका मतलब साफ है, भारत की इकोनॉमी अब और मजबूती से सर्विस लेड ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, जो कि आने वाले वक्त में नौकरियों और स्किल्स के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर संक्षेप में देखें तो 4 बड़े बदलाव होंगे। पहला, अलग अलग सेक्टर्स का वजन आज की हकीकत के हिसाब से अपडेट होगा। दूसरा, नई प्राइस इंडेक्स और आज के कंजम्पशन पैटर्न को शामिल किया जाएगा। तीसरा, इनफॉर्मल और डिजिटल इकोनॉमी की बेहतर कवरेज होगी। और चौथा, जीएसटी नेटवर्क जैसे ज्यादा भरोसेमंद और नए डेटा सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब तकनीकी बदलावों का असर हम सब पर कैसे पड़ेगा?
सरकार की नीतियों, व्यापार और आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक होगा। सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए ज्यादा सटीक डेटा मिलेगा, जिससे योजनाओं की टारगेटिंग बेहतर होगी। बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए फैसले लेना आसान होगा, जिससे एफडीआई का भरोसा भी बढ़ेगा। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, जो हमारी ग्लोबल रेटिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। एक और बहुत जरूरी बात, देश की आर्थिक सेहत बताने वाले सभी बड़े रेशियोज जैसे फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी या डेट टू जीडीपी, ये सब बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब में जीडीपी ही तो डिनोमिनेटर यानी आधार है। मतलब हो सकता है जो फिस्कल डेफिसिट आज 5.8% दिख रहा है, नए जीडीपी आंकड़े के बाद वो घटकर 5.4% ही रह जाए। रातों रात देश की आर्थिक सेहत कागजों पर सुधर सकती है। एक सवाल जो सबके मन में है, क्या इससे जीडीपी का आंकड़ा बढ़ जाएगा? देखिए, सच तो ये है कि ये बढ़ भी सकता है और कुछ मामलों में पुराने सालों का ग्रोथ रेट घट भी सकता है। इस बदलाव का मकसद आंकड़ों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें सच्चाई के ज्यादा करीब लाना है। और ज्यादा एक्यूरेट डेटा का मतलब है बेहतर प्लानिंग। बेशक, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव होता है तो वो बिना चुनौतियों और चिंताओं के नहीं आता। हमें पारदर्शिता की जरूरत को समझना होगा और ये भी देखना होगा कि भारत का ये कदम वैश्विक मानकों के हिसाब से कैसा है। सबसे जरूरी है पारदर्शिता। सरकार को बहुत साफ साफ बताना होगा कि नया डेटा कैसे और किन सोर्सेस से कैलकुलेट किया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेटा मैनिपुलेशन के आरोप लग सकते हैं, जैसा कि 2015 के रिवीजन के बाद हुआ भी था। आंकड़ों पर भरोसा बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो बेस ईयर को नियमित रूप से अपडेट करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसी सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ऐसा करती हैं। भारत भी ऐसा करके संयुक्त राष्ट्र के सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स यानी एसएनए जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो कर रहा है। चलिए, अब उन सभी लोगों के लिए एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, नया बेस ईयर है 2022-23 और पुराना बेस ईयर था 2011-12। इसे याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, बदलाव का मुख्य कारण क्या है? अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक बदलावों को शामिल करना, खासकर डिजिटल इकोनॉमी का उदय और सर्विस सेक्टर का जबरदस्त विस्तार। तो आखिर में सवाल ये है कि जब हमारे पास अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा साफ और सटीक तस्वीर होगी, तो भारत को अपनी अगली प्राथमिकताएं कैसे तय करनी चाहिए? देखिए, बेहतर डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि ये बेहतर भविष्य की नीतियां बनाने का एक मौका है। अब हमें इस डेटा का इस्तेमाल उन सेक्टर्स पर फोकस करने के लिए करना होगा जो देश को अगली ग्रोथ वेव की तरफ ले जा सकते हैं।